नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। चलिए फिर हम लोग डेली क्वेश्चन की सीरीज में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको फिर से 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो सभी लोग जल्द से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन है अमीटर है, दूसरा है सेल या बैटरी, तीसरा है गैल्वेनोमीटर और चौथा है वोल्टमीटर। तो विभवांतर को बनाए कौन रखता है। विभवांतर को देखो, विभवांतर का मतलब ये होता है कि दो सिरों के बीच का अंतर, दो सिरों के बीच, जैसे एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है, तो इनके बीच के अंतर को कौन बनाए रखता है, ताकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब उसमें सेल या बैटरी लगा हो। ठीक, सेल या बैटरी के कारण ही विभवांतर होता है और विभवांतर के कारण ही क्या होता है, धारा बहती है। तो धारा जो बहती है विभवांतर के कारण बहती है। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। अमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी न्यूनतम धारा नापते हैं, न्यूनतम धारा मापते हैं। कम से कम धारा इससे भी मापते हैं, धारा इससे भी मापते हैं, लेकिन अगर बहुत कम बहुत न्यूनतम धारा है तो इससे हम, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, विभव, वोल्टेज मापते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। v का मान अगर हम कर दे 2 गुना, 2v कर दे v की जगह पे, तो यहाँ पे संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है। तो संवेग p बराबर होता है mv और गतिज ऊर्जा 1/2 ke बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। मतलब ये है कि यहाँ पे v देखो, यहाँ पे v² हो गया। तो गतिज ऊर्जा का संबंध v से और संवेग को v से और गतिज ऊर्जा का यहाँ पे v² संबंध है। तो v का मान अगर हम 2 गुना रखेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे v बराबर है तो 2v हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब 2 गुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा स्क्वायर हो रहा है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2v जब रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4v। तो कहने का मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। v का मान 2v रखेंगे तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना और संवेग 2 गुना रहेगा, तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 3 नंबर। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में वस्तु की गति को, गति है तो अगर दिशा है उसमें तो उस गति को क्या कहेंगे, वेग कहा जाता है। ठीक है, गति ऐसी हो जिसमें दिशा होगी तो उसको क्या कहेंगे, वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गति में तो दिशा होती नहीं है, वेग में दिशा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। किस जोड़े की दिशा एक समान होती है। तो ऑप्शन है बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन और बल संवेग। देखो, बल बराबर होता है ma, मतलब है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो शुद्ध बल के कारण ही क्या होता है, त्वरण होता है। शुद्ध बल के कारण क्या होता है, त्वरण होता है। या हम कहें कि शुद्ध बल हमेशा त्वरण की दिशा में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो दिशा त्वरण की होती है वही दिशा बल की भी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बल की दिशा त्वरण की दिशा में हमेशा होता है। ठीक है, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है।
त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है, तो इसका मतलब दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाता है। तो 1 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित होता है? तो जब कोई वस्तु लगातार वृत्तिगत पे चल रही होती है तो हर दिशा में हर जगह पे उसकी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। हर जगह पे उसकी, अभी इधर है तो अभी इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी। तो हर बिंदु पे क्या बदलता है? उसका दिशा बदलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? विभवांतर मतलब V का मान 2V हो जाएगा, V का मान कितना हो जाएगा? 2V हो जाए, और धारा I का मान कितना हो जाएगा? 2I हो जाए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखो R बराबर क्या होता है? V/I होता है। तो अगर हम V की जगह पे 2V रख दें और I की जगह पे 2I रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा R बराबर। तो इसका मतलब है कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध समान रहेगा, ठीक है। धारा को दोगुना करने पे, विभवांतर को भी दोगुना करने पे प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर V/I फिर से बचेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। V/I, ये ओम का नियम का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाएंगे हम 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे क्या आधारित नहीं है, इसको बताना है। तो आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्प्लवन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उत्प्लवन, ठीक। तो जो उत्प्लवन का सिद्धांत दिया था उसमें बताया क्या गया था कि कोई वस्तु जैसे डूब रही है तो डूबती वस्तु द्वारा इसमें क्या किया गया है कि जो डूबती वस्तु द्वारा जितना द्रव हटाया जाता है, ठीक है, वो उसके भार के बराबर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे उन्होंने कई सारे, उनके सिद्धांत पे आधारित कई सारी वस्तुओं का उपयोग बनाया गया था। तो जैसे उसमें से एक हाइड्रोमीटर है, उन्हीं के सिद्धांत पे कार्य करता है, पनडुब्बी उन्हीं के सिद्धांत पे कार्य करता है, लैक्टोमीटर उन्हीं के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओडोमीटर उस सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे देखो, जहाज हो गया, जहाज हो गया, पनडुब्बी हमने बता दिया है, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इसके बाद हो गया सोने की शुद्धता, ठीक है। ये सब चीज़ें आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। जहाज तैरता है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ठीक है। पनडुब्बी नीचे चली जाती है पानी के अंदर, फिर ऊपर आती है, बहुत गहराई पे चली जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या है? उन्हीं के सिद्धांत पे आधारित है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया, यदि आप एक दर्पण देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? कौन सा दर्पण होगा? किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें जितना दूर वस्तु होती है ना, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जितना पास होता है तो क्या होता है? उतना छोटा बनता है, ऐसा है। देखो जो अवतल दर्पण होता है जैसे ये है, तो वस्तु यहाँ पे है 1 2 3 नंबर, अनंत पे, वक्रता केंद्र पे, फोकस पे,
तो इनका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता जाता है और बड़ा बनता जाता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण पे क्या होता है, सभी दर्पण मतलब सभी प्रतिबिंब एक ही ध्रुव और फोकस के बीच ही बनते हैं लेकिन सारे छोटे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे सारे प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। ठीक है, सभी प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। अवतल दर्पण पे बड़े भी बनते हैं और छोटे भी बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर को देखो, किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। जैसे कोई गोली दर्पण है, ठीक है, तो उसके परावर्तक जो सतह होती है उसका केंद्र क्या कहलाता है, ये वाला बिंदु। तो पता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है, पोल बोला जाता है। लेंस में बीच में होता है जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक, और दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में आ जाएंगे। 10 नंबर में बोला गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण, दीर्घ वृत्ताकार या ज़्यादा लाल प्रतीत होता है ना। तो उसका सबका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण क्या होता है, सूर्य ज़्यादा या जल्दी डूबते समय क्या होता है, देर से दिखता है, और उगते समय जल्दी दिखता है, या फिर दीर्घ वृत्ताकार दिखता है। इन सब का कारण क्या होता है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 10 के बाद आ जाएंगे हम 11 नंबर में। 11 नंबर में है कि तत्व का गलनांक, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है। गलनांक और क्वथनांक मतलब है कि बहुत ज़्यादा ताप देने पर गलता है, कम ताप पे नहीं गलता है, कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो सोना होता है सबसे तन्य धातु क्या होता है, सबसे तन्य धातु। लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। ओस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु, भारी धातु। ठीक, टंगस्टन का उपयोग पता है कहाँ पे करते हैं, बल्ब में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक, सोना आभूषण बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, इसके बाद 12 नंबर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है। नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक होती है। इसको याद रखेंगे, ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम आएंगे 12 नंबर में। 13 हो गया है, 13 में आएंगे। 13 में कहा गया कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। अग्निशामक यंत्रों में कौन सा सोडा एसिड उपयोग किया जाता है, कौन सा नमक उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग करते हैं किसमें, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, साथ में 10H2O लगा दो तो क्या बन जाता है, H2O। तो क्या बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, क्षारी होता है साबुन बनाने में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 के बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें तीखी गंध आती है। तीखी गंध, सबसे तीखी गंध किसमें आती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम। अमोनिया में तीखी गंध आती है। ठीक, अमोनिया क्या होती है? तीखी गंध होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। रक्त में सबसे तेजी से मिलने वाला, रक्त के साथ सबसे तेज, रक्त के साथ सबसे तेज क्रिया करता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। देखो, जो कली चूना होता है, ठीक है, अब कली चूना, ये कहें कि चूना पानी में अगर हम क्लोरीन की गैस प्रवाहित करते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को और क्या कहते हैं? इसी को बेकिंग पाउडर, नहीं, इसको क्या कहते हैं? हाँ, बेकिंग पाउडर कहता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, है ना, विरंजक चूर्ण कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। चूना पानी के साथ अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। देखो, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ठीक, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक, बेकिंग पाउडर मतलब है कि NaH प्लस NaHCO3 के साथ टार्टेरिक अम्ल मिला देते हैं, पाउडर बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 और हाफ H2O, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। खाने का सोडा कहते हैं इसको, ये आपका बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता है कि मूर्ति वूर्ति बनाने में या हाथ वाथ में जो हड्डी वड्डी टूट जाती तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये क्रिया काफ़ी ज़्यादा आता है कि चूना पानी में क्लोरीन की गैस प्रवाहित करने पे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चलिए 15 के बाद हम आएंगे 16 नंबर में। 16 नंबर में कहा कि विविधता है। विविधता क्या होता है? तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच का अंतर। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और माता पिता के बीच, यहाँ पे ऑप्शन एक और है, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक, सब सही है इसमें, विविधता। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम आएंगे 17 में। मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता कहाँ से है? यकृत से, लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होता है? इकट्ठा इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। ठीक, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, लेकिन निकलता कहाँ से है? यकृत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17 के बाद है 18 नंबर। 18 नंबर है ड्यूडेनम।
का भाग है। ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो ड्यूडेनम क्या होता है? आपका छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत में ड्यूडेनम और जेजेनम और इलियम 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग आपका ड्यूडेनम होता है और इसी में आके अग्न्याशय और आपका यकृत, अग्नाशय और यकृत दोनों इसी में अपना जूस डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। मानव हृदय की सामान्य धड़कन का औसत प्रति मिनट क्या होता है? औसतन बताना है। तो औसतन कितना होता है? 72 से 75 बार आपने सुना होगा। तो 100 से 120 के बीच में तो आएगा नहीं। ठीक है, 90 से 100 के बीच में नहीं आएगा। तो 60 और 50 से तो ऊपर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 100 के बीच में, या फिर हम कहें 72 से 75 बार, 72 से 75, ठीक, प्रति मिनट। चलिए फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन है मेलियोडोसिस। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या होता है? देखो, मेलियोडोसिस एक प्रकार का संक्रामक रोग है। क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। और ये किससे फैलता है? पानी से, हवा, मिट्टी, इन सब चीज़ों से फैलता है। तो संक्रामक रोग ज़्यादातर सभी इसी तरीके से फैलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन की सीरीज में 20 क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है। तो कैसे लगे क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।